नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट अशोक श्रीवास्तव सर और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं इस वक्त वेस्ट बंगाल से। अ, क्या बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। पर उधर जाने से पहले सर मैं जानना चाहूंगी, आप मोदी जी और शाह जी के काफी करीबी हैं, आप उनको बहुत क्लोजली कवर करते हैं और उनके आपने पूरा ट्रैजेक्टरी देखा है, पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी। ऐसा क्यों लगता है कि ये वाला इलेक्शन वेस्ट बंगाल का उनके लिए पर्सनल सा हो गया है बहुत? जी। पर्सनली बीजेपी की ये जो की लड़ाई है ना, ये इसकी लड़ाई नहीं है कि बीजेपी जो है देश के लगभग लगभग दक्षिण राज्य, तमिलनाडु केरल छोड़ दो, वहां तो अलग कारण है, लेकिन बाकी हिस्सों में बीजेपी लगातार जो है धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रही है, चुनाव जीत रही है। उड़ीसा तक में जो है बीजेपी की सरकार बन गई है। तो अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए लक्ष्य क्या है, या बीजेपी के लिए लक्ष्य क्या है? उनके लिए एक बड़ा लक्ष्य है कि बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाना। और ये भी मत भूलिए कि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से पार्टी को सींचा है। तो ये मोदी और अमित शाह की बात नहीं है, ये पूरी पार्टी के लिए जो है करो या मरो की लड़ाई है। ये ऐसा नहीं कि राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि अगर इस बार बीजेपी हार जाएगी तो फिर ये आप तय रखिए कि उसके बाद बीजेपी के लिए उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी उसके कार्यकर्ता बहुत डिमोरलाइज हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। तो इसलिए ये जीतना जरूरी है। और एक बात यहां मैं और कहता हूं, क्योंकि आज के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर इस बार बीजेपी नहीं जीती तो जो है सनातन खत्म हो जाएगा बंगाल में। मैं सनातन के खत्म होने की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं चुनाव से 6 महीने पहले, अभी तो चुनाव चल रहा है, 6 महीने पहले एक वहां की यूनिवर्सिटी ने मुझे एक लेक्चर के लिए बुलाया था। जब मैं उस यूनिवर्सिटी में गया तो मेरे पास थोड़ा सा समय था। मुझे वहां के कुछ लोकल लोग थे, ये जो न्यू कोलकाता है वहां पर बहुत बढ़िया सोसाइटी, मतलब अपर मिडिल क्लास लोग थे। उन्होंने उन्होंने उनकी जो एसोसिएशन थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ समय हमारे साथ गुजारिए। तो उनके करीब 100-150 लोग थे। मैं उनकी सोसाइटी में गया, वहां उनसे चर्चा हो रही थी। हम लोग बिल्डिंग के टॉप पर थे जहां हमारी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने सारी बातें करने के बाद मुझे उन्होंने दिखाना शुरू किया। आप सोचिए, ये न्यू कोलकाता है, पुराने कलकत्ता की बात नहीं कर रहा मैं, न्यू कोलकाता की एक पॉश कॉलोनी। उन्होंने मुझे छत से दिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा आप इस तरफ देखिए, झुग्गी बस्ती। उन्होंने कहा सारे बांग्लादेशी रहते हैं। उन्होंने कहा इस तरफ देखिए, झुग्गी बस्ती सारे और बोले सारे बांग्लादेशी जो हैं ये धीरे 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 कंसंट्रेट हो रहे हैं। तो उन्होंने उस दिन मुझे कहा था कि सर अगर इस बार भी वहां यहां बदलाव नहीं हुआ तो हमको बंगाल छोड़ करके, कोलकाता छोड़ करके, अपना काम धंधा बंद करके यहां से पलायन करना पड़ेगा। ये वहां के आम जो बिजनेसमैन थे, आम लोग थे जो मतलब, तो शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा उस बात में वजन है। तो मैं मानता हूं कि ये सिर्फ बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये अमित शाह और लड़ाई है, पूरी बीजेपी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। इसलिए चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। जी। सर इस बार वोटिंग बहुत बम्पर हुई है एंड 3 बजे तक 78.77%, मतलब रफली राउंड ऑफ कर दो तो 80। तो मैं अगर कहती हूँ 6 बजे तक, तो ये तो 90% क्रॉस कर जाएगा 6 बजे तक, जिस स्पीड पे वोटिंग हो रही है। इस इतनी भारी मात्रा की वोटिंग के क्या मायने हैं? गुड फॉर बीजेपी, बैड फॉर बीजेपी, गुड फॉर ममता, बैड फॉर ममता? देखिए, नरेंद्र मोदी ने ये जो एक बड़ा सेट पैटर्न था ना चुनाव को लेकर के, बड़ा सेट पैटर्न, जितने राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, वो जो एक बड़े सेट पैटर्न पे कहते थे कि बम्पर वोटिंग हो रही है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी है, ये है वो है, वोटिंग हुई है तो सरकार रिटेन करेगी। उनका जो एक राजनीतिक विश्लेषक तर्क देते थे ना, नरेंद्र मोदी ने उन तर्कों को खत्म कर दिया। इसलिए बात नहीं करनी चाहिए। आप पिछले तमाम चुनाव उठाकर देख लीजिए, कभी ऐसा मतलब बम्पर वोटिंग हुई, लोगों ने कहा बीजेपी साफ, बीजेपी साफ, बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है। ऐसे कई राज्य हैं, आप गुजरात की बात करें, बाकी और स्टेट की बात करें, यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव ले लें, तो अब वो सेट पैटर्न पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है, क्योंकि अगर हम 2016 का विधानसभा चुनाव देखते हैं, 88% पोलिंग हुई थी। इस बार अगर उसका रिकॉर्ड टूट रहा है 88% का,
तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार चुनाव और वोटिंग लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट जो है, वो बड़ी साफ सुथरी लिस्ट बनी है। अब ममता बनर्जी तो अभी कह रही है कि लोग एसआईआर के विरोध में वोट कर रहे हैं। अरे एसआईआर के विरोध में लोग वोट क्यों करेंगे? जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो एसआईआर के विरोध में जाके वोट क्यों करेंगे भाई? उनका नाम तो है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर 2016 में अब 2016 में जो हैवी पोलिंग हुई थी उसका फायदा जो है सीधा सीधा ममता बनर्जी को मिला था। लेकिन उस वक्त 2016 में ममता बनर्जी के मुकाबले कांग्रेस और साथ साथ लेफ्ट थी, क्योंकि कांग्रेस नंबर वन शायद 44-45 सीटें और उसके बाद लेफ्ट को शायद 24-25 सीटें ऐसे मिली थी। लेकिन इस बार जो है ममता के विरोध में एक एक अकेली पार्टी, लेफ्ट और कांग्रेस तो नाम के लिए वहां चुनाव लड़ रहे हैं, एक अकेली बीजेपी का। तो इस बार सीधा मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सीधा मुकाबला। और अगर हैवी पोलिंग हो रही है तो इसका मतलब एक को तो फायदा मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ज्यादा वोटिंग हुई इस वजह से नहीं, लेकिन चुनाव साफ सुथरे हुए इस वजह से बीजेपी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस वजह से बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने फर्जी वोट काट दिए हैं, जो लोग लाखों लोग जिनकी डेथ हो गई थी, जो यहां से चले गए थे, उनके भी वोट थे। और बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर आज से नहीं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वहां साइंटिफिक रिगिंग होती थी। साइंटिफिक रिगिंग का मतलब यह है कि वोटर लिस्ट बनने से रिगिंग शुरुआत हो जाती थी और उसमें बनने में मृतकों के नाम होते थे और उन मृतकों के वोट भी पड़ते थे। जो जो इलाका छोड़ जाते थे उनके वोट भी पड़ते थे। ये सारी साइंटिफिक रिगिंग के तहत होता था। तो अगर इन लोगों के नाम रिमूव कर दिए हैं अब, तो फिर इसका मतलब है बीजेपी के लिए ये अच्छी उम्मीद है। मैं हमेशा एक बात इस चुनाव को लेकर कह रहा हूं, इस चुनाव की टोटल हार जीत एक चीज पर टिकी है। एक आपने विज्ञापन की लाइन सुनी होगी, डर के आगे जीत है। तो अगर वहां पर मतदाता डर से निकल गया, पश्चिम बंगाल का मतदाता डर से निकल गया, तो ये बीजेपी की 100% जीत है। और डर निकलने का मतलब ये है कि देखिए, में आप पूरा चुनाव प्रचार उठाकर देख लीजिए, आपको एक नहीं ऐसी दर्जनों वीडियो मिलेंगी जहां पर टीएमसी के लोग घर घर जाकर लोगों को धमका रहे हैं कि इसको वोट मत करना, उसको वोट मत करना, और दीदी के अलावा किसी को वोट मत करना, बीजेपी को वोट मत करना। एक उनका लोकल लीडर की वीडियो वायरल हुई थी जो गिरफ्तार भी हो गया। वो ये कह रहा था कि भाई हमको पता है तुम किसको वोट दोगे, हमारे पास एक ऐप है और उस ऐप के जरिए हमको पता चल जाता है कि किस आदमी ने किसको वोट दिया, और वो आप ऐप आपके आधार से, आपके वोटर आईडी कार्ड से जो है वो अटैच है। अब ये कहने का मतलब क्या है, इसके पीछे मतलब समझिए। वो टीएमसी वाले ऐसे धमकाते हैं, टीएमसी के जितने लोकल गुंडे होते हैं, कि अगर तुमने ममता को वोट नहीं दिया तो उसके बाद तुम्हारा बंगाल में रहना मुश्किल है, फिर तुम बचोगे नहीं। तो इस डर के कारण जो ममता विरोधी वोट है, और ये आज से नहीं हो रहा है, शुरू से हो रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो जो मतदान के बाद, जो रिजल्ट आने के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी, उसमें क्या हुआ था? जिन जिन लोगों ने ममता के खिलाफ वोट दिया था उनके घरों पर बम मारे गए, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार हुआ, उनके साथ यौन शोषण हुआ। इस तरह की एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं हुई। पिछले कई हजारों लोगों को बंगाल छोड़ करके जो है असम में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। तो टीएमसी का जो पूरा का पूरा विनिंग वो उसका उसका कॉम्बिनेशन रहता है। उसमें एक फैक्टर ये रहता है कि अगर टीएमसी को दोगे तो बंगाल में नहीं रह पाओगे। और ये बात खुद महुआ मोइत्रा ने कहा। महुआ मोइत्रा ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि Sir, your internet is को वोट नहीं frozen. दिया तो तुम अभी ठीक है, अभी ठीक. फिर से शुरू हो गया। हाँ, तो उनके जो सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले नेता हैं, वो जो है अलग तरह से बोलते हैं कि अगर तुमने ममता को वोट नहीं दिया तो तुम बंगाली नहीं हो, तुमको कल बंगाल में रहने का अधिकार नहीं। और नीचे का जो उनका कैडर है वो ये बोलता है कि भैया तेरे को तो हम साफ कर देंगे अगर तूने ममता को वोट नहीं दिया। तो ममता विरोधी वोट को अगर बीजेपी चुनाव वोटिंग जो है केंद्र तक, मतदान केंद्र तक ले आई है, ममता विरोधी वोट को, अपने पक्षधर वोट को, तो फिर ममता की हार तय है। और ये जो वोटिंग हैवी पोलिंग हुई है, इससे मुझे लगता है कि ममता विरोधी वोट जो है वो बेखौफ होकर मतदान केंद्र तक पहुंच पाया है। तो इसके अंदर हमको देखना चाहिए, ये एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है और ये ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। एक चीज और मत भूलिए, जिस तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी पिछले 4-5 दिनों में अगर आप देखेंगे, ममता बनर्जी की स्लिप ऑफ टंग हो रही है, वो कुछ का कुछ बोल रही है। ये उनकी नर्वसनेस का संकेत है, वो नर्वस है, क्योंकि इस बार जो उन्होंने प्लानिंग करी थी कि हम
बूथ लूटेंगे, डराएंगे, ये सब नहीं चल पा रहा है। और इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। बड़ा शानदार तरीके से काम किया, और इसके लिए अमित शाह जिस तरह से 15 दिन से वहां पर उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन बैठूंगा, और वहीं बैठे हुए हैं, वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। पर सर अभी भी कई जगह फर्जी वोटिंग की आ रही है, लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए। अभी जब आप बात कर रहे थे उससे पहले मेरे पास 3-4 जगह से लिस्ट आई थी जहां वोटर्स ने बाहर निकलकर बोला है, हिंदू वोटर्स ने इन पर्टिकुलर, कि हमारा वोट तो ऑलरेडी कास्ट हो गया है। क्योंकि जब वो हम्म। गए वोट करने के लिए तो उनके नाम के आगे ऑलरेडी टिक लगा हुआ था। अब ये हम्म। कितने लेवल पे फ्रॉड है, कितनी कंप्लेंट्स आएंगी उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा, बट फ्रॉड वोटिंग हो रही है। इसका मतलब पहले इन मास होती थी, अब थोड़ा कंट्रोल में आ गई है। बिल्कुल। दैट इज बिल्कुल। ऑल। देखिए, हिंसा भी हुई है। कल तक हमको लग रहा था कि जिस हिसाब से कल मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, नाम नहीं लेना चाहता, वो एबीपी चैनल पर बैठ करके बहुत एक तरह से रुदाली रोना रो रहे थे कि देखिए चुनाव आयोग ने जो है कितनी वहां पे फोर्सेस लगा दी है, डेमोक्रेसी चुनाव, मतलब कल जबकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बंगाल में लोकतंत्र जो है वो सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र की वो खतरे में है। जब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उस दिन वो डिबेट ये कर रहे थे कि चुनाव आयोग ने वहां पर लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद हैं, हर 7 लोगों पर एक सुरक्षा कर्मी है, फलाना है, ढिमकाना है, और इस तरह से जो है वो रो रहे थे। तो आप ये सोचिए कि 2.5 लाख हैं, 3.25 लाख हैं, लेकिन जितने लोग हैं उनके उतनी संख्या में होने के बावजूद यहां पर बीजेपी के एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन कैंडिडेट्स पर हमले हुए हैं। ठीक है ना, आधा दर्जन कैंडिडेट्स पर हमले हुए हैं। जो उनके बूथ, बीजेपी के जो बूथ लेवल एजेंट थे, उनके सर फोड़ दिए गए हैं, उनके खूनम खून वीडियो आ रहे हैं। तो इतनी भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों के, केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद अगर उम्मीदवार की पिटाई हो रही है, बूथ उसकी पिटाई हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये लोग नहीं होते तो आज बंगाल की तस्वीर क्या होती। ये 2.5 लाख अगर नहीं होते तो बंगाल की तस्वीर क्या होती। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि इसके बावजूद, क्योंकि हिंसा भी हो रही है और फर्जी वोटिंग भी हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग नहीं हो पाई। 2-3 दिन पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया था। अब जैसे ये फर्जी वोटिंग की कहीं से खबरें आ रही हैं, अगर भारी कहीं हुई होगी तो आई एम श्योर कि उसको रिपोर्ट किया जाएगा। और चुनाव आयोग ने ये सीधे सीधे कहा है कि भाई अगर 1 सेकंड के लिए भी कहीं का, क्योंकि हर मतदान केंद्र पर वेब कास्टिंग हो रही है, हर वहां की रिकॉर्डिंग हो रही है, और चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर एक भी जगह पर हमको 1 सेकंड के लिए भी कैमरा बंद मिला तो वहां रीपोलिंग करवाई जाएगी। ये मान लिया जाएगा वहां गड़बड़ी है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिगिंग जो पहले लेफ्ट और बाद में टीएमसी वाले करते हैं, उसमें एक तरीका ये भी होता है कि पहले वहां का सीसीटीवी बंद कर दो, वहां के जितने लोकल लोग हैं उनको पहले धमका दो, और उसके बाद वोट छपाई करो। तो वो बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया, लेकिन छुटपुट हुआ जरूर है। वो होता है, छुटपुट होता है, वो इस बार भी हुआ है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बड़े पैमाने पर नहीं हुआ होगा, और जहां पर थोड़ा बहुत भी अगर गड़बड़ हुई होगी तो चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जी। सर सिलीगुड़ी में डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि ये जो महिला है, ये मतलब ये बच्ची हैं, वो से 18 साल 19 साल की हुई हैं। शी इज अ न्यू वोटर। जब ये वोट करने गई है बूथ नंबर 235 भारत नगर सिलीगुड़ी, तो ये दिखा भी रही है कि इनके नाम पे ऑलरेडी वोट डल चुका है। नॉट ओनली दैट, इस वक्त सिलीगुड़ी में वायलेंस शुरू हुआ है। राउडी क्राउड है हम्म। जिसको सीआरपीएफ मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो सर चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बिल्कुल, अ, बिल्कुल, बिल्कुल। उन तो उनको खत्म होने में मतलब मरते मरते ही मरेंगे ना, ये गुंडागर्दी, ये जो है। बिहार को याद कीजिए, बिहार में जो है किस तरह की हिंसा होती थी। चुनाव आयोग ने वहां पर धीरे 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 चीजें कंट्रोल की। तो ये जो चुनावी हिंसा है, वहां का एक पैटर्न रहा है, वहां का। हम अब महुआ मोइत्रा तो इसको जो है क्रांति बोलती है कि क्रांतिकारी है, मतलब ये गुंडों को क्रांतिकारी कह के मतलब इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। उन्होंने कहा कि बंगाल के खून में क्रांति होती है, मतलब ये क्रांति हो रही है। वोट वोट लूटना क्या क्रांति होती है क्या? गुंडागर्दी करना क्रांति होती है क्या? मतलब कितनी सर बेशर्मी से ये उनकी लोग जस्टिफाई उनकी कर देते हैं, लेकिन हम्म। पूरी पार्टी इस वक्त जस्टिफाई करने में लगी हुई है वायलेंस को। और सीआरपीएफ के नाम हाँ। पे, जैसे आपने कहा ना, इनके अंदर से टीस ऐसी निकल रही है, पूछिए मत। डेरेक ओब्रायन लिखते हैं, अमित हम्म। अमित शाह भी नहीं, अमित एज होम मिनिस्टर, विल यू प्लीज हाँ। डू दिस फैक्ट चेक। चड्डी बड्डी है क्या जो अमित बुला रहे हो? या तो गृह मंत्री हाँ। बुलाइए, या अमित शाह बुलाइए, या हाँ। शाह बुलाइए, फिर भी ठीक लगता है। अमित फर्स्ट हाँ। नेम से, बिकॉज आप किस तरीके हम्म। से एक्नॉलेज करते हैं वो पता चलता है। नंबर
of CAPF deployed in Bengal for elections 2025 is 2.5 lakh. नहीं sir, corrected 3 lakhs है overall. And number of CAPF deployed all India for Lok Sabha elections is 3.4 lakh. सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसी ट्वीट पर और इसी फैक्ट को लेकर के कल वो मेरे पत्रकार मित्र जो है उनका जो है रुदन चल रहा था कि लोकसभा चुनाव में इतने लोग थे और इतने थे, अब जो है इतने तैनात कर दिए। अरे भाई वहां का इतिहास देख करके ही डिप्लॉय किया गया। और सवाल यह है कि अगर केंद्रीय बल डिप्लॉय हो रहे हैं तो वो फ्री एंड फेयर और वहां पर हिंसा रहित चुनाव करने के लिए हो रहे हैं ना। आपको तकलीफ क्या है? आपको मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय सुरक्षा बल अगर कहीं पर जा रहे हैं, आप ये सोचिए, एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि जब कभी भी कोई महिला या रात बिरात हम अगर कोई पुरुष भी कहीं निकलता है, सुनसान सड़क होती है, एक वर्दीधारी दिख जाता है तो आपको एक भरोसा हो जाता है, नहीं मैं सुरक्षित हूं। ये एक जनरल बात होती है ना वर्दी वाले की। और आपको सीआरपीएफ वालों से दिक्कत हो रही है। अरे भाई वो वहां पर कोई चुनाव, वो वहां पर हिंसा रोकने गए हैं, जो हिंसा आप करते हो और वो हिंसा का रिकॉर्ड, आप ये नहीं कह सकते कि हिंसा आप करते नहीं हो, आपका लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। तो वो गए हैं तो उनको, और ये जो आपने ट्वीट दिखाया डायरेक्ट का, उसके ऊपर जो है सागरिका भी आ गई थी। उन्होंने भी कुछ गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करा था गृह मंत्री के लिए, वो कोट करते हुए सागरिका भी आ गई थी। तो ये लोग क्यों बौखलाए हुए हैं? इनकी बौखलाहट का सबसे बड़ा जो परेशानी है वो यही है कि चुनाव फ्री एंड फेयर और हिंसा रहित चुनाव ना हो जाए। क्योंकि फ्री एंड फेयर चुनाव होना, हिंसा रहित चुनाव होना, वो इनके लिए खतरे की घंटी है। बिहार में आरजेडी क्यों जीतती थी इतने सालों से? सबको पता था, बूथ लूटे जाते थे। बिहार में फ्री एंड फेयर चुनाव होने लगे तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी आज कहां चलेगी, हम सब देख रहे हैं। तो ये जो चुनाव लूट करके जीतते हैं, इन लोगों के पास आई मीन एक दूसरा पग देखने का तरीका है। आपको लोगों के वोट चाहिए, आपको लोगों का मतलब वो चाहिए, उसी चीज को सही तरीके से कर लो। अरे इतने स्कूल बनवा दो, इतने हॉस्पिटल बनवा दो, इतनी सड़कें बनवा दो, इतनी लाइटें लगवा दो कि बंदा बोले अरे वाह हम किसी को दे ही नहीं सकते। वो इनके डीएनए में नहीं है भाई, वो इनके डीएनए में नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं सोच सकते। नहीं वो इनके डीएनए में नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो पैसा है, पैसे से तो टोलाबाजी करनी है ना। ये देखिए बंगाल में टोलाबाजी क्या, उसमें क्या होता है बंगाल में, ये लोग इनका फॉर्मूला क्या है? ये लोग पैसे हर कॉलोनी, हर गली मोहल्ले में एक छोटा छोटा टोला बना के रखते हैं। आप सोचिए इतनी केंद्रीय बल होने के बावजूद अगर इनके लोग जो हैं लाठी डंडे सरिये लेकर निकले हैं, उम्मीदवारों को मार रहे हैं, तो उनका इतना हौसला कहां से आता है? उनका हौसला ऐसे आता है कि बंगाल में जो टोले होते हैं टीएमसी के, या पहले लेफ्ट के भी ऐसे टोले होते थे, हर गली मोहल्ले में जो 15, 20, 25 जो दादा किस्म के लड़के होते हैं, उनको ये लोग पालते हैं, लिटरली पैसा देके पालते हैं। और उनको उनकी हर जरूरत पूरी की जाती है और उनसे कहा जाता है कि भाई तुमको हमारे काम करना है बस, उनको और कुछ नहीं करना। वो पैसे लेते हैं और उनके लिए जो है कभी दुर्गा पूजा के नाम पर उनको सरकारी फंड दे दिया जाता है, कभी जो है टीएमसी दूसरी तरफ से फंड दे दिए, कभी आईपैक जैसी कंपनियों के माध्यम से फंड देती है और वो पैसा लेकर के वो इनका काम करते हैं। इतना पैसा मिलता है तभी तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर आज सीएपीएफ की मौजूदगी में, केंद्रीय बलों की मौजूदगी में भी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए निकले हुए हैं। तो सोचिए कितने घाटे का सौदा नहीं है। देखिए घाटे का सौदा नहीं है। किसके लिए? मतलब ये गुंडे पाल कर, सोचने वाली बात है ना। देखिए पैसा तो गवर्नमेंट का लग रहा है जब ये सारी चीजें बनवा रहे हैं, जैसा जो भी मैंने मेंशन किया हॉस्पिटल, क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल स्कूल का रहता है, कॉलेज, ऐसा तो नहीं है कि अपनी पॉकेट से निकाल के दे रहे हो भाई। लगता पैसा सरकार का है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल से स्कीम्स हो, राइट। और वाहवाही आपकी हो रही है क्योंकि सर रीजनल लेवल पे स्टेट पॉलिटिक्स पे कभी भी मोदी जी का वैसा नहीं चलता है वर्चस्व जो वहां के लोकल लीडर्स का चलता है। स्टेट इलेक्शंस आर ऑलवेज फॉट ऑन द वहां का जो रीजनल टॉपिक्स होते हैं, जो वहां के लोकल पॉलिटिक्स होते हैं। तो इनको तो सरकारी खजाना खर्च करके अपनी वाहवाही लूटनी चाहिए, पर तुम अपनी इलीगल पैसा कमा के इलीगल खर्चे कर रहे हो और बदनामी अलग से ले रहे हो। अगर मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाऊं, मोटा मोटा, क्योंकि आपका जो इलीगल कमाई हो रही है वो इलीगल तरीके से खर्च भी हो रही है और बदनामी अलग। ये बदनामी आपके और हमारे लिए है। हम इसको बदनामी कह रहे हैं ना, हम इसको बदनामी कह रहे हैं। उनके लिए बदनामी थोड़ी है, उनके लिए सत्ता सब कुछ है। देखिए सत्ता जब तक है तब तक इनके लिए सब कुछ है। सत्ता के, और सत्ता को हासिल करने के बाद, मतलब ममता बनर्जी ने, ठीक है, ममता बनर्जी ने बंगाल में जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक्चुअल में लेफ्ट को हराया था, लेफ्ट की गुंडागर्दी को हराया था, तो बहुत उम्मीदें थी उनसे।
लेकिन ममता बनर्जी की यू टर्न हुआ ना पूरी राजनीति में। वो ममता बनर्जी जो संसद के अंदर कागज फेंक देती हैं कि घुसपैठियों को लेकर, वही ममता बनर्जी घुसपैठियों के लिए खड़ी होकर कह रही है कि अगर उनके मंत्री कहते हैं अगर एक भी घुसपैठिए का नाम कटा तो हम आग लगा देंगे। तो ये अचानक से उनका टर्न अराउंड हुआ है। अब ये टर्न अराउंड क्यों हुआ है? अब ये अपने आप में मुझे लगता है एक 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 नहीं, मुझे लगता है ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है किसी स्कॉलर के लिए कि भाई इतना जो टर्न अराउंड मतलब यू टर्न ममता बनर्जी में जो आया उसका क्या कारण है ये नहीं पता। मतलब सत्ता सबको चाहिए होती है, लेकिन सत्ता में रहने के लिए शॉर्ट टर्म फॉर्मूले जब आप निकालते हो तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का ये यू टर्न जो है वो रिसर्च का विषय है भाई, मैं तो यही मानता हूँ। तो इसपे तो एक बुक लिखनी चाहिए। वैसे उनके ऊपर एक बुक ऑलरेडी है जो बैन की हुई है, शायद आपने भी सुनी होगी, द गॉडेस हू फेल्ड। उस बुक को बैन हाँ बैन कर जी। दिया है, उनके ऊपर आई हुई है। सर हम्म। अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले मोदी जी पहुंच गए हैं यहाँ, देखिए बेलूर मोदी जी मठ। पहुंचे, बेलूर मठ पहुंचे हुए हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि इस बार हिंदू मुस्लिम भी चल रहा है पूरा फुल फ्लेजेड, क्योंकि बांग्लादेश से जो आए हैं वो हमारे एक भगवाधारी तो है नहीं। इनफैक्ट वहां पे तो हम्म। जो हो रहा है वो मैं नहीं बोलूंगी, बट साइलेंट जीनोसाइड ऑफ हिंदूज इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। और अगर बीजेपी ये चुनाव जीत जाती है तो एक एक चुन चुन कर इनको निकाल फेंको, और नहीं तो जो चाइना मॉडल होता है ना, किडनी और सारे वो करो। और यूएन गया तेल हम्म। लेने, नोबडी गिव्स अ डैम हम्म। अबाउट यूएन एनीमोर। बहुत हो गया इन लोगों का। जी सर। अब यूएन की बात करिए, आज ही जो है अल जजीरा ने एक रिपोर्ट करी है। देखिए इनका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आपको ये समझना चाहिए। आज ही अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है कि पश्चिम बंगाल के लेकर के कि वहां पर जो राइट विंग की पार्टी थी उसने वहां पर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के वोट कटवा दिए। अरे भाई वहां हिंदुओं के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं। अल्पसंख्यक मुसलमानों के जो नहीं कटे, मतलब अगर 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 30 से 35 लाख मुस्लिम हैं तो करीब 50-60 लाख वोट जिनके कटे वो हिंदू हैं। और वो जेन्युइन कटे हैं क्योंकि उनकी किसी की डेथ हुई थी, कोई चला गया था, किसी का कुछ और, किसी के 2 वोट बने हुए थे। और जो मुस्लिम थे वो तो घुसपैठिए भी हो सकते हैं, बाकी चीज भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद कितनी बेशर्मी से रिपोर्ट करते हैं। तो इनका एक इकोसिस्टम है। हम कैसे भूल जाएं कि जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ था, बंगाल की कोलकाता के अंदर कई बस्ती की बस्ती खाली हो गई थी। खाली होकर और बॉर्डर के ऊपर जो है लाइन लगी थी कि बांग्लादेश भागने के लिए। क्यों लगी थी? वो घुसपैठिए नहीं थे तो कौन थे? क्यों एसआईआर से घबरा रहे थे? एसआईआर होते ही मतलब मीडिया रिपोर्ट्स है कि एसआईआर होते ही लोगों के काम करने वाली, जो घर में काम करने वाली बाई आती थी, वो गायब हो गई। कोलकाता से ऐसी रिपोर्ट है। क्यों? क्योंकि सब भागे। तो ये इनका पूरा का पूरा इनका हिसाब किताब यही है। तो ये लोग घुसपैठियों के भरोसे, मुझे नहीं पता। देखिए घुसपैठियों को निकालना इतना आसान इस देश में नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगता है कि, और मुझे लगता है कि इन लोगों को लात मार के निकालना चाहिए। लेकिन आप अल्टीमेटली जो है, आप भारत में जो हिसाब किताब है, आप एक घुसपैठियों को निकालेंगे, उसके पक्ष में लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल जैसे लोग जो हैं, और ये लोग साबित करने में लग जाते हैं कि ये लोग घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठियों को निकालना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो है उसमें आपका एनआरसी भी आता है। एनआरसी को अभी ममता बनर्जी ने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए बंगाल में एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, ये नहीं करेंगे। बहुत सारे नेताओं ने कहा एनआरसी लेकर आए तो आग लगा देंगे। पिछले समय बार सीए आया था तो तब इन्होंने क्या किया था आप देख लीजिए। एनआरसी नहीं आया था, सिर्फ सीए आने पे इन्होंने क्या किया था। देखिए घुसपैठियों को निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इस पर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है। मैं ये मानता हूं कि ये जो सीए के बाद अमित शाह का स्टेटमेंट है, जो उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई थी कि पहले सीए आएगा उसके बाद एनआरसी आएगी। एनआरसी और सीए के समय इन्होंने जब बवाल किया, उसके बाद केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार को एनआरसी जो है उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब जो है केंद्र सरकार ने बड़े तरीके से, एनआरसी लागू नहीं हो पाई रही फिलहाल, तो उन्होंने एसआईआर कराना शुरू किया। एसआईआर का एक बहुत बड़ा मकसद जो है वो घुसपैठियों को चिन्हित करना भी है। अब लोग कहेंगे कि चुनाव आयोग, अब हमेशा डिबेट में खड़े होकर लोग कह देते हैं कि कितने घुसपैठिए निकाले, कितने घुसपैठिए निकाले। देखिए घुसपैठिए चिन्हित करना, घुसपैठिए निकालना चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग वैलिड वोट देख रहा है, इनवैलिड वोट देख रहा है। अब जो चुनाव आयोग ने जो 60 लाख जो 90 लाख फर्जी वोट निकाले, वो लिस्ट गृह मंत्रालय में भी गई है। वो गृह मंत्रालय देख रहा है उनमें से कितने मृतक हैं, कितने क्या हैं, उनमें आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो उसमें घुसपैठी हैं उनको निकालने के लिए मुझे लगता है देर सवेर जो है एक बड़ा कदम उठाएगी। क्योंकि
बीजेपी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के जन्म से ही जो उनके प्रमुख मुद्दे थे उसमें घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी इस पर अब तक डिलीवर नहीं कर पाई है कुछ ठोस, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग है और ठोस होगा ये मुझे यकीन है। लेकिन लड़ना पड़ेगा आपको, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा है इसलिए भी बंगाल में बीजेपी को लगता है आना जरूरी है, क्योंकि अगर इस बार बीजेपी हारी तो सोच लीजिए कि घुसपैठ घुसपैठ को लेकर जो लड़ाई है वो आपकी लड़ाई असम तक सिमट के रह जाएगी, वो बंगाल नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए घुसपैठियों के खिलाफ जो असम से लेकर बीजेपी चाहती है बंगाल तक तमाम बॉर्डर इलाकों में चाहती है कि एक अभियान चलाया जाए, वो तभी सफल हो सकता है जब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है। जी। जी। सर अभी जो मैंने फोटो दिखाई थी बीच में, दिस इज हम्म। नाउ अगेन अनदर बीजेपी कैंडिडेट देवशीष ओझा। मुझे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं पता चल पा रहा है। हैज बीन हम्म। अटैक्ड बाय टीएमसी वर्कर्स आफ्टर रिपोर्टिंग बूथ कैप्चरिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्राई सुबह की है जिसका बट मैंने जिक्र किया। अच्छा ये बट सुबह की है। ये सुबह ये सुबह की ये करीब 12-1 बजे आ गई थी। ये किसी गांव के ग्रामीण इलाका है वहां पर जो है ये बीजेपी का बूथ एजेंट था जिसका सर फोड़ दिया गया। ये वही है। जी। एक लोग कंफ्यूज कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी एंड शुवेंदु सरकार में। शुवेंदु अधिकारी पे सु, अटैक नहीं हुआ है, शुवेंदु नहीं, सरकार को भाग रहे थे सरकार जो को। सीआरपीएफ का जवान बिल्कुल। उनको बचाने की जी। कोशिश कर रहा था। हाँ। जी। हाँ, वो अलग है। दूसरा हाँ। सिलीगुड़ी की खबर मैंने दिखाई बूथ 35 पे जो बच्ची बता रही थी। आसनसोल, आसनसोल में बीजेपी की जो लीडर है अग्नि मित्रा, अग्निमित्र अग्निमित्रा पॉल, पॉल, उनकी उनकी गाड़ी गाड़ी पर हमला हुआ है। बिल्कुल। छुटपुट घटनाएं आ उनकी रही है। गाड़ी। मैं इसलिए हम लोग बोल रहे हैं सर छुटपुट, क्योंकि हमने पिछले साल सर कटते हुए देखे हैं बिल्कुल, वीडियोस। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। काटते हुए दिखाया गया है सर। देवर सो, वो तो यहाँ दिखा भी नहीं सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, पर जो व्हाट्सएप के अंदर वीडियोस आई ना, वो दे बोलते हैं ना रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े हुए बिल्कुल। कैसे काटते हुए दिखा रहे हैं, काटते हुए, वो देख के आपको आपको दहशत आपको बैठती है। याद याद होगा बीजेपी का एक वर्कर था, उसको उसके घर को घेर लिया गया था, वो अकेला रहता था और उसके साथ छोटे छोटे पपीज थे, उसने एक डॉग पाला हुआ था, उसके पपीज थे। तो वो उसने वीडियो अपनी बनाई थी मरने से पहले, और वो इतनी हृदय विदारक वीडियो थी जिसमें वो कह रहा था कि भाई मेरे को आप मार रहे हो लेकिन इन पपीज का क्या, उन छोटे छोटे पपीज तक को मार दिया गया। मतलब आप सोचिए कि क्या, किस तरह के लोग हैं ये। और ये बंगाल की, देखिए ये दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल का ये इतिहास रहा है और ममता बनर्जी ये कर रही है, ये सुन के हैरानी होती है। और कांग्रेस ऐसे मामलों में चुप बैठी है, ये जानकर हैरानी होती है। आपको मालूम है, एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले की है, जब लेफ्ट अब मतलब इस देश की राजनीति, मतलब कितनी कार्यकर्ताओं के खून के ऊपर आप लोग किस तरह से सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप उसका प्रमाण देखिए कि आज बंगाल में या देश भर में आप वैसे देखेंगे लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ है। लेकिन इसी इसी बंगाल के अंदर बाकायदा लेफ्ट ने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक युवा कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी और उसके जो उस वो जो कार्यकर्ता मारा था, उसके खून से सने हुए चावल उसकी मां को खिलाए थे। आप ये कल्पना, ये बंगाल में हुआ था। मतलब देश में कहीं ऐसा होता है? मतलब ये तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और उसके बावजूद मतलब ये कांग्रेस के साथ हुआ, लेकिन वही कांग्रेस और टीएम और लेफ्ट ने किया। आज कांग्रेस उसी लेफ्ट के साथ जो है बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ जाती है। आज उसी कांग्रेस के साथ जो है, उसी लेफ्ट के साथ आप सत्ता में बैठे, मतलब सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें बड़ी खराब लगती है और बंगाल का ये रक्त रंजित इतिहास रहा है, इसलिए हमको ये घटनाएं छोटी मोटी लग रही हैं। ये जो रक्त रंजित इतिहास बंगाल का रहा, उसके सामने वास्तव में ये घटनाएं बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं। ये जो गाड़ी पर हमला हो गया, ये जो कार्यकर्ता का एक का सर फोड़ दिया, ये बंगाल का इतिहास देखते हुए बिल्कुल छोटी मोटी घटनाएं ही इनको कहना चाहिए। जी। सर हिंदू मुस्लिम प्रॉपर हो रहा है इस बार, आपको लगता है, या फिर ये हिंदू किस मुस्लिम किस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम होना भी चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए बंगाल। जिस पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री, वहां पर अगर वहां पर दुर्गा पूजा और जो दुर्गा पूजा का देवी का विसर्जन और जो कौन सा प्रोसेशन, मुहर्रम का प्रोसेशन एक दिन आ जाए और वहां की मुख्यमंत्री, वहां की सरकार ये कहती है कि भाई देवी माँ का विसर्जन आज नहीं करो, आज सिर्फ मुहर्रम का प्रोसेशन निकलेगा। तो वहां पर हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदुओं को ये अधिकार क्यों नहीं है
कि वो अपनी देवी माँ का विसर्जन कर सके। अभी देखिए सयाली घोष का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, है ना? बहुत वायरल हुआ। आप सोचिए ये सयाली घोष जो हैं बहुत अच्छा गाती हैं, उनका बहुत बहुत अच्छे गाने और स्टार प्रचारक के रूप में जो है ममता बनर्जी की सांसद के रूप में उभर के आई हैं। हर जगह गाने गा-गा कर वोट लेने की कोशिश कर रही हैं। तो वो जो सयानी घोष हैं, वो शिवलिंग का अपमान करती है। उन्होंने शिवलिंग के ऊपर कंडोम चढ़ाया था और जी। वही सयाली घोष जो हैं, वहाँ पर गाना गा रही हैं कि मेरे हृदय में है काबा, नैनों में मदीना। तो वो आखिर ऐसी जगह पर जहाँ पर एक ऐसी पार्टी सत्ता में है, जिसके सांसद शिवलिंग का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और कहते हैं मेरे हृदय में तो काबा है और मेरे नैनों में मदीना है। वहाँ हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और ये हिंदुओं को समझना ही चाहिए कि भई आप किस तरह की सरकार चाहते हैं। अगर आप घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर वो घुसपैठिए कौन है? और बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुआ, तब आप खामोशी ओढ़ लेते हैं। तो ऐसे राज्य में हिंदू-मुस्लिम मैं मानता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हर चुनाव में जब जब एक तुष्टीकरण करने वाली ममता बनर्जी और उनके सांसद जो हैं बैठे हैं, तो हिंदू-मुस्लिम होने में कुछ गलत नहीं। ये हिंदुओं को सोचना ही चाहिए। जी, सर वो जो आप ट्वीट की बात कर रहे थे कि सीईओ यहाँ के जो अभी जो पूरा वेबकास्टिंग हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन के जो सीईओ हैं, उनकी प्रेज़ेंस को लेके आपने देखा होगा महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है जो बहुत ही इस वक़्त वायरल हो चुका है, जिसको फिर हुँ, फाइनली इन्होंने आके उसको काउंटर भी किया है। शायद यहाँ पे क्लियरली पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो आई विल गेट अ हुँ, बेटर पिक्चर। वो लिख रही हैं, मैं दूसरी साइड से पढ़ दे रही हूँ। Dear CEO West Bengal, you are being exposed every day in your own WhatsApp group. हुँ। Observers are clearly saying you're not neutral, and unlike in other elections where they observe in West Bengal, you are asking them to do everything using words like raping. जी, हुँ। सॉरी यूजिंग वर्ड लाइक raping, RAPING. अच्छा, 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 अच्छा। ये ये पता महुआ नहीं कहाँ मोइत्रा का से ट्वीट है। ये कहाँ से निकाल कर ले आई हैं हुँ। स्क्रीनशॉट बिकॉज़ वी डोंट नो ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्क्रीनशॉट जो उन्होंने अपने ट्वीट में लगाया है इस वक़्त और वहाँ से वो अ, इस चीज़ को कह रही है। मैं उसका बड़ा वर्ज़न अपनी स्क्रीन पे डालती हूँ सो दैट व्यूअर्स कैन आल्सो नहीं अ, देखिए हाँ, लेकिन मतलब ये अनएक्सपेक्टेड थोड़ी है महुआ मोइत्रा जो कर रही हैं। आपको आप महुआ मोइत्रा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अब लोग भूल जाते हैं, हम हिंदुस्तानियों की आदत है बहुत जल्दी भूलने की। इन्हीं महुआ मोइत्रा ने कहा था कि जो देवी होती हैं वो शराब और सिगरेट में क्या दिक्कत है? उनको उनको कहा था देवी माँ तो शराब उन पर पीती हैं, सिगरेट को लेकर ऐसा उनका कोई एक बयान था। और दूसरा उन्होंने ये कहा था जब घुसपैठियों की बात हुई थी, तब इन्हीं महुआ मोइत्रा ने कहा था कि भारत में कौन घुसपैठिया आएगा? वो कह रही है बांग्लादेश भारत से अच्छी कंट्री है। वहाँ ज़्यादा अवसर है लोगों के पास, वहाँ लोगों की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। तो मैं उन्होंने टिकट कहा देने था को मोदी तैयार हूँ, जी चली जाए यहाँ से मैं टिकट हाँ। दूँगी फर्स्ट क्लास ये तो की, मतलब बिज़नेस क्लास एक्चुअल की। में बिल्कुल, बिल्कुल मतलब इतना अच्छा अगर बांग्लादेश है तो भई आप यहाँ पे क्यों हैं? वहाँ पे जाके लड़ लो। तो ये महुआ मोइत्रा का बयान था, तो ऐसी महुआ मोइत्रा से हम क्या उम्मीद करें? ये लोग जो है बड़े-बड़े बोलना, ये फेक न्यूज़ फैलाना, ये उनका ट्वीट मैं देख रहा हूँ। अब इन्होंने क्या है क्योंकि उसको डिबंक तो कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो है इलेक्शन कमीशन इसका जवाब ज़रूर देगा। इलेक्शन कमीशन हर फेक न्यूज़ का जवाब सर, दे रहा है जिस तरह से दे फेक न्यूज़ चुके हैं। फैला रहे हैं। सर ये इन्हीं का ही है, सीईओ वेस्ट बंगाल का जो ट्विटर हैंडल है वहीं से उन्होंने कर हाँ, दिया है। सीईओ कैन ऑलवेज हाँ। एंड विल continue to take meetings of the observers and make all out efforts to ensure free and fair polls. हुँ। ECI, Election Commission of India, does not send observers for a holiday, which representatives of some political parties may wish and desire. छुट्टी बनाने नहीं भेजा हुआ हाँ, है वेस्ट बंगाल, काम करने बिल्कुल, भेजा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, वहाँ कोई हॉलिडे करने अब देखिए चुनाव आयोग ने एक ट्वीट करा था जिसमें लिखा था, जिसमें टीएमसी को लिखा था जब टीएमसी के यही डायरेक्ट गए थे जब वहाँ पर जो है चुनाव आयोग को धमकाने के लिए गए थे, चुनाव आयुक्त के दफ्तर गए थे उनको धमकाने के लिए। आपको याद होगा बाहर 3 मिनट में आ गए कि हमको बोल दिया गेट आउट, गेट आउट। डेरेक ओब्रायन जिस तरह से संसद में बात करते हैं, जिस तरह से वो गृह मंत्री के लिए ट्वीट में लिखते हैं, जिस तरह से संसद में अध्यक्ष के आसन के ऊपर उन्होंने जो है किताब फेंकी थी, अध्यक्ष के जिस तरह से अध्यक्ष के आसन की तरफ उन्होंने कागज़ फेंक तो आप समझ सकते हैं कि वो डायरेक्ट जो है सत्ता के नशे में चूर जब
मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर गए होंगे तो उन्होंने क्या कहा होगा कि चुनाव आयुक्त को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा भाई तुम चले जाओ यहाँ से, तुम तो, और 3 मिनट में उनको निपटा दिया। उसके बाद चुनाव आयोग का ने एक ट्वीट करा था कि टीएमसी को ये कहा था कि टीएमसी वाले सुन ले कि इस बार चुनाव निष्पक्ष होंगे, बिना किसी हिंसा के होंगे, बिना किसी रक्तपात के होंगे। अब यही तो ट्वीट किया था, अब इस ट्वीट से किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? उसको लेकर भी बड़ा हंगामा बनाया कि भाई टीएमसी का नाम कैसे लिख दिया। अरे भाई, टीएमसी का आपका जो है एक जो है आपका प्रतिनिधिमंडल गया था वहां पर, और उस प्रतिनिधिमंडल के साथ, उस प्रतिनिधिमंडल के पास, और प्रतिनिधिमंडल चुनाव में जाता है तो किस लिए जाता है? कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो जाए। इसलिए तो नहीं जाता ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की हमको जो है बूथ रिग करने का मौका दो। तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप लोग सुन लीजिए, हम लोग चुनाव निष्पक्ष कराएंगे। उसको लेकर भी देश में बड़े बड़े पत्रकारों ने छातियां पीटी थी। तो क्या क्या होता है, तो ये सारा चीजें जो है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार काम कर रहा है। और ऐसे ही जो बूथ लूटने वाले हैं, वोटों का डेमोक्रेसी में डाका डालने वाले हैं, उनको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब ये महुआ मोइत्रा वोइत्रा ठीक है, ये संसद में है और ये लोग अपने हिसाब से जो है चीजें बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है बंगाल की जनता इनको सही समय पे जवाब देगी। पर इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जनरली ऐसा मोदी जी करते नहीं है कि इधर एक साइड वन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज गोइंग थ्रू वोटिंग और दूसरी साइड पे वो इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं। मतलब वो ये मेड श्योर कि इस बार किसी भी हालत में निकालना है, जितने भी उनके नहीं नहीं पास अब ये है, नहीं जितने नहीं नहीं, भी। ये उनका स्टाइल है। आप सारे चुनाव में देखिए, आप टोटल सारे चुनाव में देखिए, ये उनका स्टाइल है, ये उनका मैसेजिंग का तरीका है। जनरली वो दूसरे नरेंद्र स्टेट में करते थे, पर इस बार उसी नहीं स्टेट नहीं, में कर रहे वो हैं। ठीक तो ठीक है, उसी उसी स्टेट में कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि सेकंड चरण में। अब ये कोई गलत तो है नहीं कि जब फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहा हो तो उसके बाद सेकंड फेज के लिए प्रचार नहीं होता, ऐसा तो होता नहीं। अब वो प्रधानमंत्री हैं, जहां जाएंगे वो खबर बनेगी। वैसे ही उन्होंने झाल मुड़ी खाकर जो है ममता बनर्जी को मिर्ची लगा दी है। तो अब वो जो भी करेंगे, मिर्ची तो लगना तय है। मिर्ची लगना तय है। लेकिन मोदी तो मोदी है, वो उनकी राजनीतिक सोच, उनकी राजनीतिक समझ का कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत दूर तक सोचते हैं, और उन्होंने आज ये जो बेलूर मठ का जो डिसाइड किया, वो भी उनकी रणनीति का, एक अच्छी रणनीति का हिस्सा है। आप इससे परेशान हो सकते हैं, टीएमसी वाले परेशान हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी मैसेजिंग है सर जिसको जरूरी है। किस हम्म रणनीति के तहत वो बेलूर मत गए हैं? किस रणनीति के तहत? भाई, जो आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा, और जो बेलूर मठ क्या बंगाल की संस्कृति से, बंगाल के जो है मतलब वहां की सनातन संस्कृति से जुड़ा, बंगाल की संस्कृति से जुड़ा है। तो एक मैसेजिंग है बेलूर मठ की, भाई सनातन के लिए हम काम कर रहे हैं, और बंगाल में जो है एक ऐसी सरकार चाहिए जो सनातन का हित रक्षक सरकार हो, जो सनातन के पक्ष में खड़ी सरकार हो। बंगाल को एक ऐसी सरकार चाहिए, घुसपैठियों वाली सरकार नहीं चाहिए। हिंदूवादी सरकार चाहिए जो हिंदुओं की बात सुने, ना कि पर घुसपैठियों की शायद बात सुने। अकेले नहीं गए हैं। ये योगी आदित्यनाथ भी हैं क्या साथ में? मुझे क्योंकि ये पिक्चर जो आई वहां पे क्लैरिटी नहीं नहीं, थी। मुझे नहीं लगा कि शायद योगी आदित्यनाथ है, मैं क्योंकि ये छोटा स्क्रीन दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ तो शायद कह वो नहीं सकते। रैलीज कर रहे हाँ हैं वो अब। हाँ, तो वो मुझे लगता नहीं कि पीएम को उनके साथ जाएंगे। लेकिन जो है ये जो भी मैसेजिंग है, बहुत अच्छी मैसेजिंग है। मैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी मैसेजिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक चीज जरूर है बेलूर मठ के जाने से, यहाँ पे जो दुर्गा पूजा फेस्टिवल्स होते हैं या कई चीजें होती हैं जो हम्म, महिलाओं का जिस तरीके से माँ दुर्गा का वहाँ पे बहुत ज्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है, बेलूर मठ हो या दुर्गा पूजा फेस्टिवल्स के नाम पर हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी का अभी जो नवरात्रे बीते थे उसके वक्त हम्म, में ना, अक्टूबर की बात करी, वहां पे हर पंडाल के अंदर जाना, उनका लोगों से इंटरेक्ट करना, बिकॉज ऑब्वियसली शुभेंदु अधिकारी न्यू कि भाई उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा इस बार का जो स्टेट इलेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं, वो पिछले 6 महीने 1 साल से लगे हुए थे जमीन पर। सर आरएसएस के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। जो न्यूज़पेपर्स में कोट हुआ, that was 1.7 lakh meetings अंदर ही अंदर, which is हम्म। big number। जी सर। देखिए, बिना आरएसएस के स्वयंसेवकों के, उनके जमीन पर उतरे बिना बीजेपी कहीं भी जीत नहीं सकती। मतलब बीजेपी का जो काडर है, जो बीजेपी का ओरिजिनल काडर है, और जो मतलब देश के लिए काम करने वाला ओरिजिनल काडर है, वो तो आरएसएस का ही है ना। तो आरएसएस को तो जमीन पर उतरना ही पड़ता है। मुझे अभी भी याद है महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी जीत मिली, उसके पीछे चुपचाप तरीके से आरएसएस, हरियाणा में जो जीत मिली, इतने बड़े पैमाने पर संघ की तरफ से काम हो रहा था, लोगों को पता भी नहीं था। तो जमीन पर तो आरएसएस को ही काम करना पड़ता है, और जमीन पर आज भी आरएसएस काम कर रहा है। फिर शुभेंदु अधिकारी को
हैट्स ऑफ शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि ममता बनर्जी जैसी लीडर के सामने वो जमीन पर खड़े होकर लड़ रहे हैं। अब 6 महीने बात कर रही हैं, पिछला चुनाव उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था नंदीग्राम में, और उसके बाद समझ लीजिए कि वो पिछले 5 साल से जमीन पर रहकर लगातार लड़ रहे हैं ममता बनर्जी से। मुझे लगता है कि जो है वो रियली डिजर्व करते हैं एक बड़ी जीत, और मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में जमीन पर रहकर लड़ाई लड़ी है। बंगाल की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। बीजेपी का ग्राफ देखिए कैसे बढ़ा है, कैसे बीजेपी वहां लड़ाई में आई है, और सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर बीजेपी नहीं बना पाती तो सबसे ज्यादा भुगतना भी शुभेंदु अधिकारी को पड़ेगा, क्योंकि वो ममता बनर्जी से बिल्कुल 1-to-1 जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने बहुत कुछ झेला है। तो इसलिए जो है बंगाल की लड़ाई जो है, मुझे लगता है संघ और शुभेंदु अधिकारी, और उसके बाद अब अमित शाह जैसे वहां बैठे, और उसके ऊपर जो है नरेंद्र मोदी तो है ही, क्योंकि मोदी जी की बिना उनकी उनकी स्ट्रैटेजी के, बिना मोदी जी के उनके ग्रीन सिग्नल के कोई भी चीज जो है होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये टीम जो है, इसने बंगाल में बहुत जबरदस्त काम किया। अब इसका रिजल्ट क्या होता है उसके लिए हमें 4 मई तक इंतजार ही करना पड़ेगा। जी सर, ये वाली जो एरियाज हैं, कालिम्पोंग इज मतलब मैं ये चाहती थी कि आप इनके ऊपर एक एक कमेंट करें। ये वहां का वोटिंग लिस्ट है, 4 बजे तक का ये आया था, वन ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स। कालिम्पोंग मुस्लिम है या हिंदू है सर? नहीं, इसमें जो है मालदा आप अगर देखेंगे, मालदा मालदा मुर्शिदाबाद, मुस्लिम है। ये मालदा मुर्शिदाबाद सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे, क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद और पुरुलिया, ठीक है, उत्तर दिनाजपुर, ये जो तमाम जो इलाके हैं, आप इन इलाकों में देखेंगे। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा मत जाइए, क्योंकि जी ये जो इलाके हैं, जिन इलाकों में आप, इनमें से मैक्सिमम इलाके जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। लेकिन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में आप सुबह देखिए लड़ाई किसकी हुई, टीएमसी वर्सेस ये जो बाबरी मस्जिद बना रहा था हुमायूं कबीर। यहाँ पर टीएमसी और हुमायूं कबीर के लोगों में भिड़ंत हुई है, ठीक है, तो वहां पर इन दोनों के बीच क्लैश हुआ है। तो ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ पर कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत बीजेपी को उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि ये तो ममता, लेकिन अगर हाई यहाँ पर वोटिंग। वोट डिवीजन होता है, अगर वोट डिवीजन होता है, और वोट डिवीजन पूरे बंगाल में अगर कांग्रेस और जो है क्या कहते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट अगर थोड़ा बहुत करते हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। आज सुबह राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया, आपने देखा होगा। उस जी वीडियो में उन्होंने ममता बनर्जी के कुशासन की बात की है। तो ठीक चुनाव से पहले ये उनका वीडियो आना, मतलब वोटिंग से पहले ममता बनर्जी के कुशासन को कोसना, ये मुझे लगता है ये भी एक तरह से, क्योंकि इससे ये मैसेज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है कि भाई ममता को वोट नहीं देना। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस का जो भी वहां पर कैडर जो थोड़ा बहुत बचा है, अगर वो वास्तव में जमीन पर थोड़ा भी काम करेगा तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई दो तरफा है, और कांग्रेस जितने भी वोट काटेगी, लेफ्ट जितने वोट काटेगी, वो टीएमसी के होंगे, बीजेपी के नहीं होंगे। सो विद अ कॉशन, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टू द व्यूअर्स, हाई हाई हम्म, वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि कंफर्म बीजेपी है। दैट डू नॉट नहीं, मिस्टेक। वेस्ट बंगाल में हाई वोटिंग का पैटर्न रहा है, बट सर आपके हिसाब से जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, व्हाट इज द नंबर यू आर अगर एक्सपेक्टिंग? अगर अगर रीपोलिंग कम से कम होती है, क्योंकि अब चुनाव आयोग के पास, अगर रीपोलिंग कम होती है तो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर रीपोलिंग कम होने का मतलब यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हाई वोटिंग, वो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है, वो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है। सर सीटों का वन कहना मुश्किल है, सीटों का वन कहना मुश्किल है, लेकिन लेकिन जो मुझे जानकारी लगी कि जो कलकत्ता का सट्टा बाजार है, वो बीजेपी को 140 सीटें दे रहा है, सट्टा बाजार 140 सीटें दे रहा है, तो टोटल ये एक, हाँ टोटल या हाँ, आज आज? टोटल दे रहा है, टोटल, आज तो नहीं, मतलब आज तो 152 में से 140 तो नहीं, टोटल वो हाँ मतलब मान रहा है कि बीजेपी, हो सकता है कि शाम तक अगर ये जो पोलिंग के आंकड़े होता है उसके बाद उनका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो अगर बीजेपी, ये अगर हमने माना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं और वोटिंग परसेंट ममता को हराने के लिए लोग पहुंचे हैं, तो बीजेपी 130 से 160 तक जा सकती है, ऐसा मानना मेरा है। 130 टू 160 तक जा सकती है, टोटल लेकिन टोटल, टोटल हाँ 160 तक, हाँ टोटल टोटल 160 तक जा सकती है। लेकिन फिर उसमें एक चीज, एक 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 हमको इसमें डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए, जो मैंने शुरू में ही कहा,
ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी नेता हैं। ममता बनर्जी खिलाड़ी हैं। वो आखिरी दम पर खेल पलटना जानती हैं। तो जैसे बाकी पार्टियां कहती हैं ना कि आपको आपका वोट खुलने तक आपको अलर्ट रहना है, वो यहाँ पर बीजेपी को समझना होगा कि एक-एक ईवीएम, क्योंकि बंगाल में तो मतपेटियां लूटी जाती है, उसको तो मीडिया, पंचायत चुनाव में मतपेटियां लूटी जाती हैं। तो उठाकर आपका भाग रहे थे ईवीएम जैसे जैसे हाँ कोई अंडे की ट्रे उठाकर भाग रहा हो, सॉरी क्योंकि ये मैंने ऐसे ही देखा है कई हाँ, जगह। जी। नहीं हाँ, ऐसी वीडियो आई। वो और उसके बाद नाले के अंदर वो किसी तालाब के अंदर वोटिंग जो है वो मिली, डब्बा बक्सा मिला। तो यहाँ पर अब बीजेपी को आखिरी दम तक अलर्ट रहना पड़ेगा। देखिए 2-4% वोट जो है ना, वोट काउंटिंग के समय अगर अधिकारी गड़बड़ करने का ठान ले जो बैठा, और अगर वो आपका अधिकारी है, तो 2-4% तो वो भी इधर-उधर करवा देता है। तो ईवीएम की हिफाजत से लेकर वोट काउंट होने तक बीजेपी को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, अगर ममता का मुकाबला करना है तो। ये बात तय जी, रखिए। बिल्कुल सही। एंड रिमेंबर वेस्ट बंगाल इज़ नोन फॉर वायलेंस। थैंकफुली आज बहुत कम वायलेंस देखा है, छुट-पुट कम वाला। इसको बोलिए, ये तो छींटे हैं, मैं ये बोलूँगी। छींटे हैं और कुछ नहीं है, द हाँ, वे वी हैव सही। सीन। बिकॉज़ लास्ट टाइम सब मैंने तब चैनल शुरू ही किया था जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे। आई थिंक या समथिंग लाइक हुँ, दैट। और जो हमने वीडियोज़ देखे हैं, नहीं मैंने इलेक्शन के बाद में चैनल शुरू किया था 21-22 के आस-पास में, और जब मैंने जो वीडियोज़ आए थे वो देखे थे ना, तो आप वो वीडियोज़ देख नहीं सकते थे। 7th बहुत भयंकर अक्टूबर थे, बिल्कुल। 7th अक्टूबर लोग बोलते हैं इज़राइल का, आपको 7th अक्टूबर से भी भयानक वीडियोज़ वेस्ट बंगाल के लास्ट टाइम के स्टेट असेंबली इलेक्शंस के देखने चाहिए। 7th अक्टूबर आप भूल हुँ, जाओगे इज़राइल वाला। ऐसी वीडियोज़ हमने हुँ। देखी। जी। हाँ, हाँ, बहुत लेट्स सी, भयंकर थे, विल वेट बिल्कुल। फॉर 4th ऑफ मई कि क्या रिजल्ट आता है, देन ओनली वी कैन सेलिब्रेट और व्हिचएवर वे इट गोज़। थैंक यू सो मच सर फॉर बिल्कुल। जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट थैंक है, यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द थैंक यू, ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।